नमस्कार। मैं डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, एमएस कॉलेज बीकानेर से बीए पार्ट 3 के स्टूडेंट्स के लिए पुनः एक वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। विषय का शीर्षक है मनोवैज्ञानिक प्रविधियाँ। इससे पूर्व के वीडियो में हमने बाल अध्ययन की प्रविधियों के अंतर्गत बुद्धि मापन परीक्षण, रुचि मापन परीक्षण, अभियोग्यता मापन परीक्षण एवं व्यक्तित्व मापन परीक्षणों का अध्ययन किया। इसी क्रम में तीसरे चरण में हम आज प्रक्षेपण प्रविधि या प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की चर्चा करने जा रहे हैं। प्रक्षेपण विधियाँ व्यक्ति के सम्मुख कुछ ऐसे माध्यम प्रस्तुत करती हैं जिसके की आधार पर वे अपने जीवन से संबंधित दमित इच्छाओं और भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं। प्रक्षेपण विधियाँ अचेतन मन में दबी हुई इच्छाओं का पता लगाती हैं और इन छिपी हुई भावनाओं को बाह्य जगत में अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं। अचेतन मन में छिपी हुई भावनाओं को बाह्य वस्तु की सहायता से अभिव्यक्त करना या उजागर करना ही प्रक्षेपण का मुख्य उद्देश्य होता है। प्रक्षेपण प्रविधियाँ सामान्यतः दमित इच्छाओं, आवश्यकताओं, आकांक्षाओं, भावनाओं, संवेगों, मानसिक संघर्षों और स्थायी भावों का पता लगाती हैं। कुछ प्रमुख प्रक्षेपण विधियाँ इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण या इंक ब्लॉट टेस्ट। स्याही के धब्बों पर आधारित इस रोरशा परीक्षण को स्विट्जरलैंड के मनोचिकित्सक हर्मन ने निर्मित किया था। इनके नाम से यह परीक्षण रोरशा परीक्षण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वर्तमान में यह परीक्षण व्यक्तित्व की माप के लिए बहुत ही उपयोगी उपकरण माना जाता है। रोरशा परीक्षण के द्वारा व्यक्ति में संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक इन तीनों ही पक्षों का अध्ययन सफलता के साथ किया जा सकता है। इस परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं, जिनमें से 5 कार्ड काले और सफ़ेद रंग के, 3 कार्डों पर रंग बिरंगे धब्बे होते हैं, 2 कार्डों पर काले और भूरे धब्बे होते हैं। इस प्रकार ये 10 कार्ड जिन पर 1 से 10 तक के अक्षर अंकित होते हैं, ये व्यक्तिगत रूप से परीक्षण करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इन कार्डों पर बने स्याही के धब्बों से विभिन्न वस्तुओं, मानव और चित्रों की अनुभूति होती है। इस परीक्षण का प्रकाशन व्यक्तिगत रूप से किया जाता है और व्यक्ति या सब्जेक्ट को एक एक कार्ड दिखाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि वे इस धब्बे में क्या देखते हैं। धब्बे में बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। परीक्षण के दौरान समय की कोई सीमा नहीं होती है। समय जितना भी लगता है उसे लिख लिया जाता है और साथ ही साथ उत्तर देने की क्रिया, ढंग, व्यवहार इत्यादि बातें भी लिख ली जाती हैं। परीक्षार्थी पर कार्ड देखकर होने वाली प्रतिक्रिया को देखा जाता है। इस प्रकार से जो स्कोर या फलांकन प्राप्त होता है उसकी व्याख्या भी की जाती है। फलस्वरूप सब्जेक्ट या परीक्षार्थी की संवेगात्मक स्थिति, उसकी पर्यवेक्षण शक्ति, मन की भावनाएं, इच्छाएं आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। रोरशा परीक्षण व्यक्तित्व मापन का एक बहुत ही उत्तम उपकरण है, जिसके के द्वारा अचेतन मन का सफलता के साथ अध्ययन संभव होता है। व्यक्ति की भावनाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं इन सभी का एक सुंदर चित्रण इस अध्ययन के द्वारा किया जा सकता है। इस परीक्षण का प्रयोग मनोचिकित्सा, निर्देशन, शोध आदि कार्यों में विशेष रूप से किया
जाता है। अगला परीक्षण है TAT या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट। इस टेस्ट का निर्माण 1935 में मुरे और मॉर्गन ने किया था। इन्होंने व्यक्तित्व की माप करने के लिए इस प्रक्षेपण विधि का प्रयोग किया। इसके द्वारा मनुष्य की विभिन्न मानसिक अवस्थाओं, इच्छाओं, भावनाओं, प्रवृत्तियों और अनुभूतियों का अध्ययन संभव होता है। TAT टेस्ट में रोशा के धब्बों के स्थान पर चित्र अंकित होते हैं। इन चित्रों के माध्यम से परीक्षण में व्यक्ति की भावनाओं को, उसकी अनुभूतियों और इच्छाओं को पता लगाया जाता है। परीक्षण में कुल मिलाकर 30 चित्र होते हैं जो कि मानव जीवन की सामान्य घटनाओं से संबंधित होते हैं। ये सभी 30 चित्रों में से 10 पुरुषों के लिए, 10 महिलाओं के लिए और 10 दोनों के लिए होते हैं। इस प्रकार जब ये परीक्षण व्यक्ति पर किया जाता है तो इन चित्रों के माध्यम से उनके व्यक्तित्व को मापा जाता है। रोशा परीक्षण की भांति यह परीक्षण भी व्यक्तिगत होता है। एक एक चित्र व्यक्ति को दिखाया जाता है। किसी प्रोजेक्टर के माध्यम से इसका सामूहिक प्रयोग भी किया जा सकता है। समय का इसमें कोई बंधन नहीं होता है। फिर भी 10 कार्डों को दिखाने में करीब 1 घंटे का समय लग जाता है। कार्ड दिखाने से पहले परीक्षार्थी के साथ एक पारस्परिक वार्तालाप के साथ संबंध स्थापित किया जाता है। एक कार्ड देखने के बाद परीक्षार्थी को उस चित्र पर एक छोटी सी कहानी लिखने के लिए 5 मिनट का समय दे दिया जाता है। उसे कहा जाता है कि चित्र में उसे जो दिखाई दे रहा है उससे पहले उसे क्या दिखाई दिया, वर्तमान में क्या घटना हो रही है, चित्र में प्रदर्शित लोगों के क्या विचार हैं, कहानी का अंत क्या होगा। इस प्रकार से कहानी का विश्लेषण किया जाता है और व्यक्ति के व्यवहार, उसकी प्रतिक्रिया, उसका ढंग, इन सब बातों को नोट कर लिया जाता है। इस तरह से इन कहानियों के माध्यम से व्यक्ति की कल्पना शक्ति का बोध होता है। वह व्यक्ति आशावादी है, निराशावादी है, कर्मठ है, अकर्मण्य है, सामाजिक है अथवा एकाकी है, उसके मन के अंदर क्या भावनाएं चल रही हैं, इन सभी बातों का पता लग जाता है। अगला परीक्षण है बालक अंतर्बोध परीक्षण, CAT या चिल्ड्रन एपर्सेप्शन टेस्ट। इस टेस्ट का निर्माण 1948 में बेलक ने किया था। बेलक ने TAT टेस्ट के लिए 14 वर्ष से अधिक आयु के बालकों के व्यक्तित्व का मापन किया। इन्होंने 3 से 11 वर्ष के आयु के बीच के बालकों के व्यक्तित्व की माप के लिए इस टेस्ट को बनाया। इस टेस्ट में भी TAT की भांति चित्र होते हैं। ये चित्र मानव जीवन की सामान्य घटनाओं से संबंधित न होकर जानवरों के ऐसे चित्र होते हैं जो किसी न किसी क्रिया में लीन होते हैं। इन चित्रों को भी TAT की भांति एक एक करके बालक को दिखाया जाता है। संपूर्ण परीक्षण में 10 चित्र हैं। कार्ड पर बने चित्रों को देखकर बालक से उसका कथानक पूछा जाता है और फिर उसकी स्कोरिंग या फलांकन किया जाता है। अगला परीक्षण है शब्द साहचर्य विधि या वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग गाल्टन नाम के मनोवैज्ञानिक ने 1879 में किया था। इन्होंने सर्वप्रथम 75 शब्दों की एक सूची बनाई। इसका प्रयोग अपने पर ही किया। उन्होंने देखा कि साहचर्य शब्दों के स्मरण से कुछ मानसिक चित्र और प्रतिमाएं मस्तिष्क में अंकित होती हैं। इन चित्रों और प्रतिमाओं की संख्या और उनकी स्पष्टता साहचर्य की शक्ति पर निर्भर करता है। साहचर्य या एसोसिएशन भी शीघ्र और देर से स्थापित हो पाता है। एसोसिएशन पीरियड या साहचर्य काल की माप के लिए उन्होंने क्रोनोमीटर का प्रयोग किया और उसका विश्लेषण करके निष्कर्ष प्राप्त किए।
गाल्टन के बाद यूंग ने भी इसी विधि को अपनाया। इस विधि के अनुसार परीक्षक परीक्षार्थी से कहता है कि उसे शब्द दिए जाते हैं, शब्द के उत्तर में उसके दिमाग में जो भी सबसे पहले शब्द आते हैं उसे वह बता दे। इसी प्रकार 60 शब्दों के उत्तर में अपने अपने शब्द बोलता है और इन 60 शब्दों की सूची में ग्रह से संबंधित, लिंग से संबंधित, स्वभाव से संबंधित इन शब्दों को नोट किया जाता है। इस प्रकार परीक्षक के द्वारा कहे गए शब्द और परीक्षार्थी के द्वारा दिए गए प्रत्युत्तर का समय भी नोट कर लिया जाता है। परीक्षार्थी का प्रत्युत्तर तो लिखा ही जाता है। जैसे कि परीक्षक के द्वारा कहा गया शब्द उद्दीपन शब्द है और परीक्षार्थी द्वारा कहा गया शब्द प्रतिक्रिया शब्द है, तो यहाँ पर उन दोनों का साहचर्य या संबंध स्थापित किया जाता है। उदाहरण के लिए उद्दीपक शब्द प्यार या लव है, प्रतिक्रिया शब्द माँ है, मदर है, तो इन दोनों शब्दों का एक अर्थ निकाला जाता है, अर्थात माँ के प्रति प्रतिक्रिया प्रेम या लव का जो संवेग है उसे स्कोर कर लिया जाता है। अगला परीक्षण है वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग पाइन और टेंडलर ने किया था। इस परीक्षण में 20 वाक्य थे। इस विधि में कुछ वाक्यों को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करना होता है। इसमें माना जाता है कि वाक्य पूर्ति में परीक्षार्थी उन्हीं शब्दों का प्रयोग करता है जो कि उसकी मनस्थिति, उसकी इच्छा, उसके भय, डर आदि को व्यक्त करते हैं। इसमें व्यक्तित्व के गुणों का बोध कराया जाता है। इस दृष्टि से ये विधि भी TAT के ही समकक्ष होती है। अगला परीक्षण है खेल और ड्रामा विधि। खेल और ड्रामा व्यक्तित्व मापन की बहुत ही अच्छी और मनोवैज्ञानिक पद्धति मानी गई है, क्योंकि इसमें परीक्षार्थी अपनी भावनाओं को स्वतंत्र रूप में प्रदर्शित कर पाता है। परीक्षक के पर्यवेक्षण दक्षता और परीक्षार्थी की भावना प्रदर्शन कला के विश्लेषण पर ये परीक्षण निर्भर करता है। परीक्षार्थी खेलते समय खेल में बहुत सारी बातों को अभिव्यक्त करता है, उच्चारित करता है, जिसको कि उसके व्यक्तित्व के मापन के लिए प्रयोग में लिया जाता है। इस विधि के निर्माता मोरेनो थे। इन्होंने वियना पर प्रयोग किए। उसके द्वारा अपनाई विधि अनेक प्रकाशनों में भी प्रकाशित हो चुकी है। इन्होंने रोगग्रस्त व्यक्ति को प्रमुख नायक की भूमिका दी। निर्देशन या परीक्षार्थी कुछ दृश्य या सीन का सुझाव देते हैं। सुझाव उसकी भावनाओं और संवेगों को प्रदर्शित करता है। नाटक की सहायता से दूसरे व्यक्तियों द्वारा भी ये किया जा सकता है या अन्य व्यक्ति भी नाटक में भाग ले सकते हैं और उसको मुख्य भाग नहीं दिया जाता है। इस प्रकार की विधि में परीक्षार्थी जब नाटक खेलता है, उसका मंचन करता है, तो अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करता है, अपनी समस्याओं को दिखाता है, अपनी उन दबी हुई भावनाओं या अचेतन मन की अतृप्त इच्छाओं को भी अभिव्यक्त करता है, जिससे वह अनेक समाधान भी या उसका हल भी स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। और अंतिम परीक्षण है वर्णन गति विधि। यह बात बहुत दिनों से स्वीकार की गई है कि मनुष्य के ढंग या मैनर्स, प्रतिरूप या गेस्चर्स, मुखाकृति या फेशियल एक्सप्रेशन एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति से भिन्नता या भेद बताते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने मस्तिष्क में अपनी अपनी विचारधाराएं बनाता है, जिसके आधार पर वह अनेक व्यक्तियों को अलग अलग श्रेणी में विभाजित करता है। इन विचारधाराओं को वो कई प्रकार से व्यक्त करता है। व्यक्ति के हाव भाव व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रदर्शित करते हैं। हाव भाव का अध्ययन करने के लिए
अनेक व्यक्तियों ने कई प्रकार से प्रयत्न किए हैं। कुछ व्यक्तियों ने फोटो, चलचित्र, हस्तलेख, चित्रों की प्रतिलिपि, कला इत्यादि के द्वारा हाव भाव के अध्ययन की भी चेष्टा की है। धन्यवाद।